बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ साहब हमारे साथ हैं। कई मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। खास बात यह है कि उन्हें दिल्ली लोकसभा का प्रभारी बनाया है। सबसे पहले उसी मुद्दे पर हम उनसे बात करते हैं। सर, आपको दिल्ली लोकसभा का प्रभारी बनाया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। किस तरह से सर अब चुनाव को लेकर तैयारियां करनी है और क्या दावा किया जाए? देखिए, मेरे 2 दिन मैंने लगा दिए हैं। कल फिर मैराथन बैठकें सुबह से शाम तक दिल्ली में होने वाली हैं और दिल्ली बड़े जोश में है, मोदी जी के साथ है। 7 की 7 सीटें फिर से दिल्ली मोदी जी को देने वाली हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि दिल्ली ने बहुत कुछ देखा है। दिल्ली ने यशोभूमि देखा है, भारत मंडपम देखा है, गांधी जी की समाधि के खड़े 3 तरफ खड़े हुए राष्ट्रीय नेताओं को, दुनिया के बड़े नेताओं को देखा है। G20 को आते हुए, G20 को 21 होते हुए जाते हुए देखा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ दिल्ली के अब डेवलप हो रहा है, KJP, KMP, द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली के नीचे से सुरंग से 15 मिनट में जो यात्रा का गडकरी जी के जो वीडियोज हैं वो लोगों ने देखा है। दिल्ली बदली है मोदी जी के नेतृत्व में। दिल्ली ने एक गौरवान्वित राजधानी के रूप में महसूस किया है और लोग ये मानते हैं कि मिशन 2024 का जो चुनाव है, ये जो पीढ़ियों से हमारे दिल में एक बात है कि भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचना, 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरे नंबर पर पहुंचना और दुनिया में भारतीय एजेंडों की मान्यता होना। विश्व गुरु होना यही होता है। आज योग की बात लोग कर रहे हैं, मैत्री वैक्सीन की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। ये जो बदलता हुआ भारत, दिल्ली जिसकी साक्षी बनी है बहुत सारी घटनाओं की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज पंचम की जहाँ मूर्ति होती थी, वहाँ राजपथ को करते हुए पथ में बदलते देखा है। वार मेमोरियल, प्रधानमंत्री संग्रहालय, इतना गजब का दिल्ली में सब काम हुआ है। दिल्ली वाले दिल से जो है मोदी जी को चाहते हैं और फिर से 7 की 7 सीट रिपीट करेंगे। इस बार सर क्या लगता नहीं कि टफ कंपटीशन होने वाला है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस चुनाव लड़ रही हैं सर। ऐसे है कि भ्रष्टाचार से गठबंधन वो कभी कामयाब नहीं होता। अब सबको मालूम है। जो केजरीवाल जी किनके विरोध में, किनके भ्रष्टाचार के विरोध में सत्ता में आए थे, उनका अधिष्ठान क्या था? भ्रष्टाचार का विरोध। आज वो कौन से कारण में जेल से है? भ्रष्टाचार के कारण से। उनके मंत्रिमंडल के साथ एक इस कारण से जेल में है, भ्रष्टाचार के कारण से। लोग भ्रष्टाचार को इस देश में क्षमा नहीं करते। जेपी जैसे मूवमेंट भ्रष्टाचार के विरोध में हुए थे। वो आज भी वो चिमन चोर जैसे नारे हमारे कानों, हम तो युवा थे जब जो है स्कूल में थे, तो भी वो नारे गूंजते हैं जो उस समय शुरू हुए थे। कहीं गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ, कहीं बिहार में आंदोलन शुरू हुआ और वो बदलाव के हम साक्षी हैं। उस समय के युवा हो रहे थे। उस समय स्कूल में से भी जाकर जेपी की रैलियाँ देखने की कोशिश करते थे। तो ये बदलता हुआ भारत उस समय हमने अपने सामने देखा है। भारत ऐसे ही लोगों के साथ खड़ा होता है जो वैल्यूज पर खड़े होते हैं, भ्रष्टाचार के साथ खड़ा नहीं होता। आपको मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य भी बनाया गया है सर। हरियाणा के लहजे से अगर बात करें तो इस बार क्या खास चीज़ें, क्या ऐसे मुद्दे होंगे जो उस मैनिफेस्टो में आप अपनी तरफ से रखेंगे ताकि मैनिफेस्टो में उसको लेकर आए बीजेपी? मैनिफेस्टो का काम काफ़ी दिन से चला हुआ है। मैं भी यहाँ, आपको पता है, रोहतक लोकसभा को, अम्बाला लोकसभा को कवर करने के लिए आया था। हमारे 916 वीडियो वैन निकले थे, आपने देखे होंगे। 3002 विधानसभाओं तक, लगभग आधे देश में वो जाकर आए हैं। हमारे इसमें से जो घोषणा पत्र में जो पेटियों में जो सुझाव आए हैं, उसमें 37,000 सुझाव काफ़ी डिटेल में लोगों ने लिखे हैं। यानी जो अध्ययन जिनका किया जा रहा है। 3,77,000 मिस कॉल लोगों ने दी घोषणा पत्र के लिए, जिनको कॉल बैक किया गया, जिनके सुझाव लिए गए। और नमो ऐप, मोदी जी के ऐप पर भी 1,67,000 लोगों ने सुझाव दिए। 27 लोगों की कमेटी बनी है। कल उनके सामने जो कुछ सुझाव आए हैं उसका प्रारूप रखा गया है, डिस्कशन हुई है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक बैठक और होगी, उसके बाद इसको फाइनल करेंगे। हरियाणा की बात की जाए सर, इस बार किस तरह से देखते हैं सर? कांग्रेस का ये कहना है कि बाहर से इम्पोर्टेड लोगों को लाकर और उनको टिकटें दी गई। कुरुक्षेत्र की बात की जाए, हिसार की बात की जाए, इस तरह के एलिगेशन विपक्ष लगा रहा है और ये भी कह रहा है कि बीजेपी के जो खुद के कैडर बेस जो नेता थे उनको इग्नोर कर दिया गया। तो आपको क्या लगता है कोई लॉस होने वाला? भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ती हुई पार्टी है और आप देखेंगे कि हमारा कुनबा बढ़ा और कुनबा बढ़ना प्रगति की निशानी है। जिनका कुनबा घटता है वो इस तरह की तकलीफ़ में होते हैं और इस तरह की बातों को कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार मैं कहूँगा कि इस प्रकार के रास्ते पर चली है कि जो भी समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आए हैं, अलग दलों से भी आए हैं, देश भर में आए, कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। बहुत पहले भी से भी ये सब लगातार लोग आते रहे निश्चित रूप से। और जो बीजेपी में आता है वो बीजेपी का होकर रहता है। उसके बाद आप देख रहे हो बहुत वर्षों से, कभी सुषमा जी भी आई थी,
है ना। इंद्रजीत जी भी अब आए हुए जो है 1 डिकेड से ज़्यादा हो गया है, 13 में आ गए थे। कृष्णपाल जी भी कभी न कभी लोकदल में होते थे जब वो पार्षद थे। तो ये तो यात्रा यहाँ अनवरत उस प्रकार से जारी है। तो इन बातों में कोई बहुत ज़्यादा अर्थ नहीं है। पार्टी में हर कार्यकर्ता का महत्व है, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। कभी किसी को लड़ाया जाता है, कभी किसी को लड़ाया जाता है, कुछ को लोकसभा में लड़ाया जाता है, कुछ को विधानसभा में लड़ाया जाता है, कुछ को संगठनात्मक दायित्व दिए जाते हैं। एक सहज सामान्य प्रक्रिया है, इनमें से एजेंडा नहीं ढूंढा जा सकता। आपको लगता नहीं लगता है कि कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कई बड़े दिग्गज नाम थे सर जिनकी टिकटें कट गई सर, कहीं ना कहीं एक टीस तो उनके दिल में होगी। बड़ी पार्टी जब होती है तो हर सीट पे कम से कम 10 टिकटार्थी होते हैं, तो टिकट तो एक को ही मिलेगी निश्चित रूप से। कभी कोई लड़ते हैं, कभी कोई लड़ते हैं। तो उस नाते से बदलाव भी सकारात्मकता के लिए होते हैं। देखिए अमेरिका में ये तय है ना कि प्रेसिडेंट 2 बार से ज़्यादा नहीं लड़ेंगे, उन्होंने कुछ सोच के तय किया हुआ है। बीजेपी के संविधान में ये तय है ना कि 2 बार से ज़्यादा प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें पार्टियां और समाज सोच कर तय करता। तो उस नाते से बदलाव भी सकारात्मक होते हैं। लेकिन इसका मतलब दूसरा कोई कम है, पहला कम था या दूसरा ज़्यादा बेहतर है, नहीं। एवरीवन इज इम्पोर्टेंट। समय समय की बात होती है, कभी किसी को अवसर है, कभी किसी को अवसर है। आखिरकार तो सब एक ही बात है कि सभी धाराएं जाकर समुद्र में जैसे मिलती हैं, सब जाकर मोदी पर मिलते हैं। अभी तो यही है कि सबका कैंडिडेट कोई भी हो, सबकी वोट कहाँ पहुँचनी है, आखिर नरेंद्र भाई मोदी को पहुँचनी है। कांग्रेस की स्थिति क्या देखते हैं सर? हरियाणा में टिकटें अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई हैं, बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दी हैं चुनाव में सर, लेकिन देरी हो रही है। कि मुझे लग रहा है दुविधा में है, और दुविधा के लिए अपने हरियाणा में कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ी हताशा है, थोड़ी निराशा है, थोड़ी दुविधा है, कौन कहाँ लड़े ना लड़े। तो ये इस प्रकार की अपोजिशन की इस प्रकार की स्थिति जो है उनको और कमज़ोर करती है। उनके केंद्रीय नेतृत्व भी कमज़ोर है। अब मैं ताड़ेले से जिस प्रकार से नाम ले रहा हूँ, कितने लोग अपने केंद्रीय नेता का नाम लेकर कांग्रेस में चुनाव में जाने वाले हैं? हम तो मोदी जी के नाम पर चुनाव में जाने वाले हैं सबके सब। तो ऐसी वीकनेसेस जब उस दल की अब है, जो ऐसी जब वीकनेसेस होते हैं तो इसका भी एक विशेष सर्कल होता है, समस्याएं और बढ़ती चली जाती हैं। अंतिम सवाल, दिल्ली और हरियाणा की बात की जाए, देश की बात तो चलो करेंगे हम, लेकिन दिल्ली हरियाणा से आप हैं, दिल्ली आप लोकसभा प्रभारी हैं, किस तरह के दावे सर? दोनों जगह फायदा होता है। सोनीपत का नरेला के पास वाली सीट में फायदा होता है, रोहतक का, बहादुरगढ़ का, इन सब का, नजफगढ़ के पास नांगलोई वाली इन सीटों पर फायदा होता है, गुड़गांव के साथ वाली सीट पर। ये तो इंटरेक्टिव है, दोनों का दोनों जगह फायदा है, दोनों जगह फायदा मिलेगा। 400 में 17 सीटें यही होंगी। पूर्णांक देगा हरियाणा भी और दिल्ली भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी और दावा किया गया है कि जो 400 पार का नारा बीजेपी की तरफ से दे रहे हैं, उनमें दिल्ली और हरियाणा की 17 सीटें बीजेपी जीतने वाली है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र हंस के साथ नकुल जसूजा, MH1 न्यूज़।